हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो डाल नहीं पाया मैं आपको। आज वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने वीडियो को छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे महाद्वीप एवं महासागर वितरण के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ रहे थे। हमने एक छोटी सी कहानी की बात की थी, थोड़ा शुरुआत करते हैं हम 1912 के काल में चले गए थे। 1912 में हमारे पास जो थे वो थे अल्फ्रेड वैगनर साहब। अल्फ्रेड वैगनर साहब जो थे उन्होंने बताया, जो जर्मनी के थे और क्या थे, मौसम वैज्ञानिक थे। कौन थे? मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब देखा, ये बात हो चुकी है, जो ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। उन्होंने देखा कि जो वर्तमान का जो ये हमारा जो मैप है, वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ साक्ष्य हैं, जलवायु के प्रमाण हैं, जो अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, इंडिया में भी मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में बराबर रूप से मिल रहे हैं। तो सोचा कि यार ये कैसे हुआ? या तो जो जलवायु कटिबंध है उनका विस्थापन हुआ है या फिर स्थल भाग का विस्थापन हुआ। तो उन्होंने माना कि भाई स्थल भाग का विस्थापन हुआ है और यहीं पर उन्होंने प्रमाण देना शुरू कर दिया। काफी बातें कही जो हम आपको बता चुके हैं। इन्होंने ये माना कि सबसे पहले कार्बोनिफरस कल्प में पूरा महाद्वीप पैंजिया के रूप में था, ये लिखा हुआ है पैंजिया, और सारा महासागर था वो पैंथालासा के रूप में था। फिर पैंजिया का विभाजन होता है जुरेसिक कल्प में, क्रिटेशियस कल्प के अंदर वहां पर विभाजन होता है। तो उत्तरी भाग लोरेशिया था और फिर गोंडवाना लैंड था दक्षिणी भाग। लोरेशिया का विभाजन हुआ तो नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बनता है। मध्य में तटीय सागर बनता है और वर्तमान में हम इस रूप को देख रहे हैं। अब जब वैगनर साहब ने इतनी चीजें बताई तो भाई विज्ञान का युग है, विज्ञान में लोग जीते हैं, तो उन्होंने कहा भैया हम मान गए लेकिन साक्ष्य तो बताएं, इसके साक्ष्य क्या है? वैगनर साहब आप साक्ष्य तो बताएं कि किन प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं कि आपके महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, वो हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूं। एक बात आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर वैगनर साहब मौसम विज्ञान थे और केवल मौसम संबंधी घटनाओं का ही अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने करते करते यहाँ पर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, काफी चीजें जो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपीय चाप है, इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया। हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की बुक से ही हम पढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, यहां पर हम लेते हैं, हाँ देखिए ये आपने पढ़ लिया महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे, जैसे मेरी क्लास में कहते हैं कि सर महाद्वीपीय प्रवाह बताया, महासागरीय प्रवाह क्यों नहीं है? अरे बेटा, जब महाद्वीप अपने भाग से अलग होता है तो चारों ओर का पानी स्वतः ही अंदर आ जाता है, तो वहां पर अपने आप ही महासागर बन जाते हैं। जैसे हिंद महासागर बना, जैसे अटलांटिक महासागर कैसे बना, जब दक्षिण अमेरिका और आपका जो यहां से दक्षिण अमेरिका जो था और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर गए तो यहां पर आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या बन गया? अटलांटिक महासागर बन गया, तो स्वतः ही बन गए। तो हम यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ेंगे। चीज को कहानी के रूप में पढ़ना है, आपको चीजें समझ में आएगी और अच्छी भी आपको यहां पर लग जाएंगी, है ना। अब देखिए यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। पहला इन्होंने प्रमाण दिया महाद्वीपों में साम्यता है। महाद्वीपों में साम्यता है, पूछा कैसे दिया है? तो देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन दे रखी, बहुत शानदार है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। अद्भुत त्रुटि रहित यानी साम्यता दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के पास थी। जैसे मान लीजिए ये एक संरचना है, मैं इसको अलग कर देता हूं इस तरीके से, तो ये जब आपस में मिलाएंगे तो लगेगा कि आपस में मिल रही है ना, इस तरीके से, तो ये मिल रही है। तो इसी प्रकार उन्होंने देखा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी साम्यता थी। आप यहां पर इसको देख सकते हैं, ये देखिए आप यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए आप, जब उन्होंने देखा कि यहां पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका इसको आपस में मिलाया जा सकता है, यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका को यूरोप में मिलाया जा सकता है, तो इसको इन्होंने कहा कि ये है जिग्सा फिट। चूंकि ये जर्मनी के तो शब्द भी जर्मनी के आएंगे, तो इन्होंने कहा जिग्सा फिट की स्थिति मिलती है। जिग्सा फिट का मतलब होता है साम्यता। क्या मतलब होता है? साम्यता, यानी इन दोनों तटों को त्रुटि रहित रूप में आपस में मिलाया जा सकता है, ये बात इन्होंने कही। तो पहला साक्ष्य क्या दिया इन्होंने? पहला साक्ष्य ये दिया
वापस देखते हैं आप, पहला साक्ष्य क्या दिया कि भैया साउथ अमेरिका जो है ना सर, साउथ अमेरिका जो है वो अफ्रीका के यहाँ पर जो गिनी की खाड़ी है, ब्राजील के तट को मिलाया जा सकता है, और नॉर्थ अमेरिका को भी यूरोप में और यहाँ पर मिलाया जा सकता है। ये इन्होंने अच्छी बात कही। ठीक है, अब इसमें कुछ साक्ष्य भी आने चाहिए। साक्ष्य के रूप में यहां पर बताया गया कि एक विद्वान थे, उन्हीं के मिलने वाले थे, दोस्त थे, उन्होंने 1964 के अंदर, कब 1964 के अंदर, यहां पर कर लेते हैं अपन, यहां पर देखिए आप 1964 के अंदर बुलार्ड महोदय ने एक ऐसा कंप्यूटरीकृत एक नक्शा बनाया जिससे प्रतीत हो रहा था कि इन तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। तो यहां से यहां पर लोगों को लगा कि हाँ, इन दोनों में साम्यता है। इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को आपस में मिला दिया गया, है ना। लेकिन आलोचना करने वालों ने कहा कि नहीं भैया, अब कंप्यूटर का जमाना ऐसा है कि आप ये जो महाद्वीप बता रहे हैं ना, आप महाद्वीप बता रहे हैं यहाँ पर जो ये महाद्वीप बता रहे हैं, इनको तो आप आराम से किस तरीके से एक बिल्ली की आकृति बना सकते हो, आप कुत्ते की आकृति बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आपस में मिला सकते हो, ये तो कंप्यूटर है। तो ये प्रमाण हम नहीं मान रहे भैया, ये प्रमाण हमारे गले नहीं उतर रहा। तो भैया वैगनर साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा नहीं मान रहे, ठीक है, मैं दूसरा प्रमाण लेकर आता हूं आपके पास में। दूसरा प्रमाण लीजिए आप। दूसरा प्रमाण क्या लिया इन्होंने कहा कि महासागर, इन्होंने क्या कहा कि जो महासागर है, महासागर के पार चट्टानों की आयु में समानता है। यानी अटलांटिक तट है, उसके दोनों तटों की तरफ, यानी आपके चाहे ब्राजील ले लीजिए, चाहे आप उसको अफ्रीका में ले लीजिए, वहां की चट्टानों में साम्यता है, यानी उनकी आयु में समानता है। ऐसा लगता है कि ये चट्टानें एक ही आयु काल की, एक ही समय की बनी हुई है। मालूम पड़ता है आधुनिक समय की एक विकी गई रेडियोमेट्रिक काल, एक निर्धारण विधि होती है, रेडियोमेट्रिक पद्धति होती है, जिससे हम चट्टान के अंदर उस जीवाश्म की मालूम करते हैं कि वहां पर वो जीवाश्म कितनी आयु का है, और उससे उसकी आयु का पता लगता है ना। तो यहां पर इन्होंने मालूम किया कि देखिए आप कि ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। इसमें इन्होंने बताया कि जुरासिक काल्प के निक्षेप हैं। कब के निक्षेप हैं? जुरासिक काल्प के निक्षेप। ये सब चीज इसने कह रखी है। तो दूसरी चीज इन्होंने कह दी, भैया आप ये नहीं मान रहे हैं मेरी बात, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप ये देखिए, आप क्या देखिए, आप ये देखिए कि आप जब मान रहे हैं कि इनकी साम्यता वो नहीं मान रहे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो ब्राजील के तट है ना, और ये अफ्रीका के तट है, यहाँ की चट्टानों में समानता है। ये एक ही आयु काल की है। और ये पता किससे लगा? ये पता लगा है रेडियोमेट्रिक पद्धति से, रेडियोमेट्रिक विधि से पता लगा है कि चट्टानों की आयु में समानता है। लोगों ने कहा चलो ठीक है, और साक्ष्य दीजिए हमको, और अच्छे साक्ष्य चाहिए। बोला ठीक है, मैं दूसरे साक्ष्य लेकर आता हूं। तो देखिए, वैगनर साहब तथ्यों पर बात कर रहे हैं, यहां पर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो आगे हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, वो उसका आधार यही है ना। बाद में कई संशोधन हमने किए हैं, लेकिन इन्होंने जो सोच रखी, आप देखिए कितनी अच्छी सोच रखी। ये मौसम विज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने कितने अच्छे तथ्य यहां पर दिए हैं। अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, यहां पर देखिए आप, यहां पर इन्होंने इनसे कहा कि दूसरा दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि टिलाइट। अब ये टिलाइट क्या होते हैं, ये देखिए आप, टिलाइट क्या होते हैं, हम इनको समझे। टिलाइट क्या है? देखिए, टिलाइट क्या होते हैं, टिलाइट को समझना, पहले मैं आपको समझा देता हूं टिलाइट क्या होते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टिलाइट के बारे में हम बात करें तो हम थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं, यहां पर मैं आपको ले जाता हूं टिलाइट के लिए। देखिए आप यहां पर देख लेते हैं। देखिए, आप अगर भारत के नक्शे की बात करें, मैं भारत के नक्शे से यहां पर लेता हूं, तो आपको पता है यहां पर गंगा का मैदान आता है, और यहां से ब्रह्मपुत्र आता है। तो गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मैदान ने यूपी और बिहार के अंदर अवसाद जमा करे हैं, नदियों ने अवसाद जमा करे हैं। जमा किसने करे हैं? गंगा नदी ने जमा करे हैं, और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी ने जमा करे हैं। एक अच्छा उदाहरण है, आप समझेंगे, अच्छा लगेगा आपको। अवसाद जमा करे हैं सर, बिल्कुल। आप अब ये मुझे बताइए, ये अवसाद जो जमा करे नदियों के द्वारा है, लेकिन क्या इस काल के अंदर या इस काल के अंदर वहां पर नदियां थी, नदियों का जन्म हो गया था? ये नहीं कह सकते। लेकिन जैसे कि आज हम मानते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है, अब हमारे पास में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैसे पहले हिमयुग भी रहे हैं, हिमयुग। और हिमयुग में माना गया है कि चारों ओर हमारी पृथ्वी पर हिम का विस्तार रहा है। तो ये जो यकीनन हम मान सकते हैं कि उस वक्त बर्फ का विस्तार था, चारों तरफ बर्फ थी। और जब बर्फ पिघलती है ना, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो अपने साथ में अवसाद लेकर जाते हैं। तो ये तो नदियों के द्वारा लिए गए अवसाद हैं। आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। लेकिन जब ग्लेशियर ने पिघले, जब यहां पर ग्लेशियर पिघले,
क्या पिघले? ये जो ग्लेशियर थे, ये जो व्हाइट व्हाइट ग्लेशियर थे, ये पिघलते हैं तो ये अपने साथ क्या लेकर आते हैं? अवसाद लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अवसाद। तो ये जो अवसाद होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टिलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलाइट कहते हैं। तो जब टिलाइट शब्द आ जाए ना तो आपकी आत्मा से आवाज जानी चाहिए कि ये अवसाद है, और अवसाद कौन जमा करा रहा है? हिम जमा करा रहे है ना। हिम युग में यानी हिम के द्वारा जमा किए गए अवसाद है। बात समझ रहे हैं आप? ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए आप आगे, अब ये क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि टिलाइट वे अवसादी चट्टान है। टिलाइट क्या है? एक सेकंड, आप इसको यहां से देखते हैं कि टिलाइट वे अवसादी चट्टान है। अवसादी तो है ही, क्योंकि अवसाद से जमा हुए हैं, जो हिमानी निक्षेप से बने। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब इन्होंने कहा कि ये जो अवसाद के जमाव है ये कहां कहां पर मिल रहे हैं? देखिए आप, ये कहां पर मिल रहे हैं? भारत में तो मिल रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में। इसके अलावा ये अफ्रीका में मिल रहे हैं, भारत के अतिरिक्त अफ्रीका में मिल रहे हैं, फॉकलैंड द्वीप में मिल रहे हैं, मेडागास्कर में मिल रहे हैं, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। यहां पर इतनी जगहों पर मिल रहे हैं। तो ये मिल कैसे सकते हैं? समझ रहे हैं आप? इन्होंने कहा, इन्होंने टिलाइट को लिया, टिलाइट का शब्द आते पास हिमानी निक्षेप आना चाहिए और हिमानी निक्षेप का अवसाद आना चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें, यहां से चीजों को आप समझेंगे आप, इन्होंने ये कहा कि इनके अवसाद के जो जमाव है, टिलाइट के अवसाद के जमाव अफ्रीका में मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं। तो ये मिल कैसे सकते हैं इतनी दूर दूर? यानी इसका मतलब ये क्षेत्र आपस में मिले हुए होंगे, यानी इस तरीके से हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड की तरह हिस्सा होगा, तभी मिले होंगे। तो यहां पर इन्होंने एक साक्ष्य दिया कि देख लीजिए एक साक्ष्य और ले लीजिए आप, कि टिलाइट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अवसाद, ये जब टिलाइट के अवसाद जो थे वो इतने हिस्सों पर मिल रहे हैं तो अभी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां पर तो गर्म जलवायु है। यानी ये पहले आपस में मिले हुए थे और ये यहां पर इस स्थिति के अंदर थे। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई आपके पास में साक्ष्य दो, बताइए। तो देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर साक्ष्य क्या क्या दे रहे हैं। इन्होंने पहला साक्ष्य दे दिया महाद्वीपों में साम्यता, महाद्वीपीय साम्यता दे दी बेटा, साम्यता दे दी। लीजिए, इसको जिक्सा फिट भी कहा, जिक्सा फिट भी कहा। दूसरी इन्होंने साम्यता क्या दे दी? इन्होंने दी कि महाद्वीपों की जो पार है ना, महाद्वीपों की जो पार है उनकी चट्टानों में समानता है, उनकी चट्टानें एक ही आयु की है, ये इन्होंने दे दिया। और आपका तीसरा इन्होंने दिया टिलाइट। क्या दे दिया? टिलाइट। टिलाइट जो निक्षेप है ये भी इन्होंने बता दिया। बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया, ये चीजों को बताया। अब इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, यहां पर आप यूं देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां पर बताया था आपको कि जैसे ये गंगा ब्रह्मपुत्र का निक्षेप है। सपोज कीजिए किसी भी कारण से ये प्लेटें आपस में खिसक जाती है। अब देखो, इन्होंने प्रवाह के रूप में, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने प्रवाह जो ये हुआ पेंजिया का हुआ, इनके अनेक बलों के बारे में बताया, लेकिन आपको वो बल याद रखना है जो मैंने बताया था आपको कि प्लेटें आपके दुर्बलता मंडल पर तैर रही है, और दुर्बलता मंडल में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, जब उनमें से सवन तरंगे आपके माफ कीजिएगा, अपसारी या अभिसारी गति करती है तो प्लेटें दूर खिसकती हैं या पास आती हैं। उनके कारण ये सारा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन उनको उस वक्त उस बात की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अपने अलग बल बताए, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर मैदान है। सपोज कीजिए किसी भी कारण से ये भाग इधर दूर हो जाए, मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर हो जाए, तो बताए ये गंगा का मैदान जो ये है, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो क्या इनके मध्य जो यहाँ पर निक्षेप है, अवसाद है, वो क्या अलग हो जाएंगे? क्या समान तो मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। तो यही बात इन्होंने कही। लीजिए तीसरी बात मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि प्लेसर निक्षेप। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो बता रखा है ना बेटा, मैं उससे एक्स्ट्रा और बताऊंगा कुछ चीजें, ज्यादा कठिन नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लेसर निक्षेप क्या है? प्लेसर निक्षेप इन्होंने कहा, इस तरीके से उदाहरण लीजिए। प्लेसर का मतलब होता है खनिजों का निक्षेप होता है। आप इसको मैं यहां पर बता देता हूं, आप इसको यूं लीजिए कि यहां पर, ओके, यहां पर एक लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी से नदी आ रही है और यहां पर एक खनिज का निक्षेप कर रही है, जैसे मान लीजिए सोने का कर रही है, सोने का, गोल्ड का कर रही है, सोने का निक्षेप कर रही है। तो खनिज तो यहां से था, निक्षेप यहां पर हो गया। तो मुझे बताइए कि सोने का निक्षेप का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? यहां पर ये जो नदी लेकर आई है वो ये क्षेत्र है, बी क्षेत्र है, या फिर ए क्षेत्र है? आप बताइए सर। आप बिल्कुल बताएंगे ए होगा सर, कि उद्गम क्षेत्र तो ये होगा।
समझ रहे हैं आप? लेकिन किसी कारण से ये भाग आपस में टूट जाए, ये भाग अलग हो जाए और ये भाग अलग हो जाए, तो मुझे बताइए क्या यहां पर होगा क्या कि इस क्षेत्र पर तो यहां पर निक्षेप पाया जाएगा, लेकिन उद्गम क्षेत्र कहां चल जाएगा? वो दूर चल जाएगा, उद्गम क्षेत्र दूर चल जाएगा। ऐसा ही इन्होंने यहां पर कहा। क्या कहा कि घाना के तट पर, यानी जो आपके घाना के तट पर, यानी अफ्रीका के अंदर घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप मिले हैं, है ना। यहां पर आप देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन बड़ी प्यारी है बेटा, कि घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति है, लेकिन उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति है। वापस देखिए आप, कितनी अच्छी लाइन है। हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं डरते हो रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है कि घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति है, यानी निक्षेप तो मिल रहे हैं घाना के तट पर, लेकिन उद्गम क्षेत्र की अनुपस्थिति है। उद्गम क्षेत्र के जो उद्गम की चट्टानें उनकी अनुपस्थिति है। ये कहां पर देखा गया? ये इन्होंने कहा कि ये हम देख सकते हैं कि घाना के अंदर तो आपको सोने के निक्षेप मिल रहे हैं, लेकिन जो ब्राजील का पठार है ना, वहां पर क्या मिल रहे हैं? इसके उद्गम जो आपके उद्गम जो है वो वहां पर मिल रही है, यानी उद्गम की चट्टानें वहां पर है, यानी ये आपस में कभी ना कभी मिली हुई होगी। बात क्लियर है? तो प्लेजर निक्षेप भी इन्होंने बता दिया। भाई साहब इनको बहुत गुस्सा आ गया था, इन्होंने कहा कि लीजिए मैं तो देता हूं आपको महाद्वीपीय साम्यता देता हूं, उसको लीजिए। आप ये देखिए कि अटलांटिक तटों के दोनों ओर की चट्टानों के अंदर आयु में समानता है रेडियोमेट्रिक पद्धति से। इन्होंने टेलाइट निक्षेप का उदाहरण दिया, इन्होंने उदाहरण दिया प्लेजर निक्षेप का उदाहरण दिया। अब इसको आप इसको यहां से भी समझ सकते हैं। ये देखिए क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि घाना के अंदर यहां अफ्रीका में यहां पर तो सोने के निक्षेप मिल रहे हैं, लेकिन उनकी चट्टानें, मूल चट्टानें कहां? ब्राजील में। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है कि ये चट्टान, ये तट आपस में मिले हुए होंगे। जैसे देखिए आप यहां पर पास में आ रहे हैं और यहां तक बिल्कुल ही पास में आ गए, तो ये मिले हुए होंगे, तब स्थिति होगी। ठीक है। अब इसके बाद में ये चूंकि जलवायु, चूंकि ये मौसम विज्ञानी थे, जलवायु विज्ञानी थे, तो इन्होंने जलवायु का अध्ययन किया था। तो इन्होंने एक बहुत ही प्यारा एक एग्जाम्पल दिया, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। वो देखिए आप, इन्होंने जीवाश्म के आधार पर या वनस्पति के आधार पर काफी अच्छी चीजें बताई। क्या बताई वो देखते हैं हम। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। हाँ, ये देखिए आप यहां से यहां पर ले लीजिए आप आराम से। ये देखिए आप, महाद्वीपीय साम्यता होगी, ये आपके पास आ गया, ये आ गया। जीवाश्म का वितरण, इन्होंने बताया कि जीवाश्म का वितरण वो देखते हैं हम। चूंकि घूम रहे थे, मौसम विज्ञानी थे, तो इन्होंने देखा कि एक, यहीं से देखता हूं पूरा पैराग्राफ तो आप छोड़िए, हमको पता है कि हम अटलांटिक तटों के दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर है। मैंने डायग्राम भी बना रखे, वो आपको बताऊंगा अभी आपको मैं। यहां पर उन्होंने बताया कि एक जीव है जिसका नाम है लेमूर। देखिए एक लेमूर नाम का जीव है जो भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में मिलता है। अब भारत अलग है, मेडागास्कर अलग स्थिति में लग रहा है, अफ्रीका अलग थी, मिल कैसे रहा है? और इन तीनों स्थल खंडों को मिलाकर इन्होंने नाम दिया लेमूरिया, नाम स्वीकारा। क्या नाम दिया? लेमूरिया। तो अगर आपके एग्जाम में आता है लेमूरिया स्थल, लेमूरिया क्या है, तो एक स्थल खंड है, कौन है? भारत का है, मेडागास्कर का, अफ्रीका में, सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्वेश्चन बनता है। और लेमूर जीव के कारण यहां पर है। इन्होंने एक जीव के बारे में बताया, मेसोसोरस। ये क्या है? छोटे रेंगने वाले जीव हैं, छोटे रेंगने जीव जो जो कम गहरे पानी में रहते हैं, लेकिन इनके अवशेष कहां मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं और ब्राजील में मिले हैं। बोले यार ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये बातें आ रही हैं। अब देखिए आप यहां पर ये क्या कह रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने क्या बताया, पहली बात तो साम्यता के अंदर क्या बता दिया इन्होंने, यहां पर बता दिया लेमूर, जो कहां मिल रहा है? आपके दक्षिण अफ्रीका में मिल रहा है, मेडागास्कर में मिल रहा है और भारत में मिल रहा है। ये इतने इतने दूर है, तो ये मिल कैसे गए? यानी आपस में मिले हुए थे। ये पहली बात कही इन्होंने, और इसको मिलाकर लेमूरिया कहा गया। दूसरी बात इन्होंने कही, एक जीव है मेसोसोरस। क्या नाम है? मेसोसोरस। ये रेंगने वाला जीव है, छोटा रेंगने वाला जीव है, जो कम उथले पानी में रहता है, लेकिन ये अफ्रीका के अंदर में मिल रहा है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में मिल रहा है। यहां पर ले लीजिए मेसोसोरस, दक्षिण अफ्रीका में मिल रहा है, और ये ब्राजील के अंदर भी मिल रहा है, यहां पर ब्राजील में भी मिल रहा है। अब जब इतना ये छोटा जीव है, कम गहरे पानी में रहता है, तो इतने बड़े अटलांटिक महासागर को कैसे मिल सकता है? ये भी मिल नहीं रहा है, इसकी अस्थियां मिल रही हैं। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसकी अस्थियां मिली, जीवाश्म में मिले, हम जीवाश्म की बात कर रहे हैं, तो ये मिल कैसे गए? माफ कीजिएगा, यानी ये आपस में कभी मिले हुए थे, ये आपस में कभी मिले हुए थे। मैं आपको यहां बताना भी चाहूंगा। देखिए आप देखिए, देखो पहले महाद्वीपों में साम्यता, जिक्साफिट देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका को अगर मिलाया जाए तो ये अफ्रीका में इस तरीके से मिल सकता है, ये जिक्साफिट था। दूसरा टिलाइट का मैंने बताया था आपको, टिलाइट देख लीजिए, टिलाइट के निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में मिल रहे हैं, अमेरिका में मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं, भारत में मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं और अंटार्कटिका में मिल रहे हैं।
यहां सब जगह मिल रहे हैं। तो ये टिलाइट के निक्षेप थे, ये यानी टिलाइट यानी बताइए कौन से निक्षेप? हिम के द्वारा अवसाद से बने निक्षेप थे। और जो आपको बात कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, ये मेसोसोरस जीव है जो कहां मिल रहा है? आपके दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में मिल रहा है। दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में मिल रहा है, जो आपस में मिल नहीं सकता, बीच में महासागर था, यानी ये आपस में मिले हुए थे, ऐसा तभी पॉसिबल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया? इसके अलावा और सुनिए, जीवाश्म के अंदर इन्होंने और भी अच्छी चीजें बताई जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा और भी आप इनके साक्ष्य लीजिए। जीवाश्म के अंदर इन्होंने बताया कि वनस्पति है, क्योंकि जीवाश्म पढ़ रहे हैं, एक वनस्पति थी ग्लासोपेटेरिस, लिख लीजिएगा आप, ग्लासोपेटेरिस वनस्पति थी। ये जो वनस्पति थी, इसके अवशेष कहां मिले हैं? इसके अवशेष भारत में मिले हैं, इसके अवशेष ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, इसके अवशेष आपको अफ्रीका में मिले हैं, इसके अवशेष आपको अंटार्कटिका में मिले हैं, इसके अवशेष आपको फॉकलैंड में मिले हैं। फॉकलैंड जो आपके ब्राजील के पास का द्वीप है, यहां पर मिले हैं आपको। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और फॉकलैंड में मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये अवशेष आपको यहां पर मिले हैं, इसका मतलब ये भाग आपस में कभी जुड़े हुए थे, तभी ये पॉसिबिलिटी है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, फॉकलैंड में ये मिले हैं, यानी इसका मतलब ये आपस में कभी जुड़े हुए थे। एक इन्होंने दिया। दूसरा इन्होंने उदाहरण क्या दिया, मैं इसको यहीं से समझा देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि भैया एक तो ग्लासोपेटेरिस वनस्पति हो गई, ग्लासोपेटेरिस वनस्पति हो गई, जो कहां मिल रही है आपको? जो कहां मिल रही है आपको? भारत में मिल रही है, आपके अफ्रीका में मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है, अंटार्कटिका में मिल रही है, और फॉकलैंड के वहां पर मिल रही है। तो यानी कब होगा पॉसिबल? जब ये आपस में मिले होंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया कि जो स्कैंडिनेवियन प्रांत है, स्कैंडिनेवियन में आगे पढ़ेंगे हम, वहां पर आता है नॉर्वे आता है, आपके फिनलैंड आता है, और आपके स्वीडन आता है ना। यहां पर जो एक जीव था, उसका नाम था लेमिंग जीव। क्या नाम था? लेमिंग जीव। ये जीव जब संख्या में अधिक होते हैं तो पश्चिम की ओर भागते हैं। किधर की ओर भागते हैं? पश्चिम की ओर भागते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। तो ये तभी गिर रहे हैं जब ये भाग कभी आपस में मिला हुआ होगा। इन्होंने तो साक्ष्यों की भरमार कर दी बेटा, आपने तो एक मांगा था, इन्होंने कहा लीजिए साक्ष्य लीजिए आपके पास में। तो यहां पर जीवाश्म में इन्होंने इसके भी साक्ष्य दे दिए, ग्लासोपेटेरिस वनस्पति के भी दे दिए और आपके लेमिंग जीव के भी दे दिए। ठीक है, ये इनके पास में 3 साक्ष्य थे। अच्छा, एक साक्ष्य और लीजिए आप इसके पास में। इन्होंने क्या बताया? मैंने बताया था आपको हिमयुग आया था, तो कार्बोनिफरस काल में, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको याद रखना चाहिए, कार्बोनिफरस युग में जब हिमयुग आया था, उस हिमयुग के अवशेष कहां मिल रहे हैं? भारत में मिल रहे हैं, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में मिल रहे हैं। अंटार्कटिका में तो मिल सकते हैं क्योंकि अभी बर्फ के अंदर है, लेकिन अफ्रीका में, मेडागास्कर में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। इसका मतलब, क्योंकि अब तो यहां पर गर्मी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है भारत, तो यहां पर मिल रहे हैं, यानी ये क्षेत्र आपस में मिले हुए थे। तो यानी हिमयुग के अवशेष यहां पर मिल रहे हैं, यानी ये क्षेत्र आपस में मिले हुए थे। तो इन्होंने पूरे साक्ष्यों की भरमार कर दी। मैं आपको बताऊं, यहां पर इन्होंने, मैं एक बार रिकेप कर लेता हूं आपके पास में, इन्होंने बताया कि पूरे स्थलखंड का मतलब विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। पेंजिया का विभाजन हुआ, उत्तरी भाग आपका क्या था? आपका लोरेशिया था, दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड था, है ना। इस तरीके से विभाजन हुआ। साक्ष्य मांगे तो पहला साक्ष्य देखिए, इन्होंने पहला साक्ष्य दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। लीजिए भैया, महाद्वीपों में साम्यता, महाद्वीपीय साम्यता इन्होंने कहा, उसको हम क्या कह सकते हैं? जिग्साफिट कह सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया कि भैया पार जो चट्टानें हैं उनकी आयु में समानता है, है ना, यहां पर इन्होंने कहा। तीसरा इन्होंने क्या दिया कि आपके यहां पर जो चट्टानों में समानता तो है ही, फिर एक इन्होंने टिलाइट निक्षेप दे दिया। टिलाइट निक्षेप जो हिमयुगीन निक्षेप थे वो उन्होंने बता दिया। चौथा इन्होंने बता दिया प्लेजर निक्षेप, जो सोने के निक्षेप थे, है ना, सोने के निक्षेप है। मुझे लगता है कई लोग तो सोने लेने के लिए ब्राजील चले होंगे, है ना, अफ्रीका में मिल रही है अभी इस वक्त, है ना, वो तो मूल चट्टाने हैं। पांचवा इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने प्लेजर निक्षेप दे दिया। इन्होंने दिया था जीवाश्म का, जीवाश्म। अब जीवाश्म में देखिए, इन्होंने लेमूर का भी उदाहरण दिया, मेसोसोरस का भी उदाहरण दिया, आपको ऐसे याद करना है, मेसोसोरस का उदाहरण दिया। इन्होंने ग्लासोपेटेरिस वनस्पति का भी उदाहरण दिया। इन्होंने लेमिंग जीव का भी उदाहरण दिया, लेमिंग
जीव का भी उदाहरण दिया, है ना, जो स्कैंडिनेवियन प्रांत में मिलते हैं वहां पर इनका उदाहरण दिया। इसके अलावा इन्होंने उदाहरण दिया कार्बोनिफरस काल का, कि कार्बोनिफरस कल्प में जो हिमयुग के अवशेष थे वो आपको यहां पर सब जगह मिल रहे हैं, यानी सब एक साथ थे। कितने प्यारे प्यारे उदाहरण दिए उन्होंने। अच्छा, एक उदाहरण उन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि ये जो आपका ग्रीनलैंड है वो आज भी कहां पर, पश्चिम की ओर खिसक रहा है, और पश्चिम की ओर वो 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। यानी इन्होंने बताया कि जो मैं आगे बात करूंगा बलों की, कुछ भाग उत्तर की ओर खिसक रहे थे भूमध्य रेखा के, और कुछ भाग पश्चिम की ओर जा रहे थे, उनके उन्होंने बलों की बात करी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इन्होंने ये साक्ष्य दिए। लेकिन आलोचक कहां चुप होने रहते हैं, उन्होंने कहा चलिए आपने साक्ष्य दिए, इनकी बल तो बताइए कि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है या आपने विस्थापन किया है, इसका कारण क्या है, ऐसे थोड़ी घूम रहे हैं कि किसी ने घुमा दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके पास में बलों के बारे में बताता हूं। तो इन्होंने बताया कि इनका विस्थापन दो तरीके से हुआ है, एक तो हुआ है नॉर्थ की तरफ, एक हुआ है भूमध्य रेखा की तरफ, और एक हुआ है पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। उनके बारे में बलों में बात करी। अब हम उन बलों की बात करेंगे, इस सिद्धांत की आलोचना की बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि इन सिद्धांत को, किन सिद्धांतों के आधार पर बल ज्यादा मिला, और इसको हम किस तरीके से आगे हम लेकर चलें, और बाद में एक नए जो वर्तमान सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उसका जन्म कैसे हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा गला खराब है, फिर भी आप चीजें समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ढेर सारी। वैगनर साहब ने जो कहानी बताई है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा। यहां पर से सीधे प्रश्न मिलते हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, बस आप यूं पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।